students, you have completed question answer of the previous chapter. Now we are going to discuss about fourth chapter of science, that is sorting material into groups. Let's we start the chapter objects around us. देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब होता है चीज़ें और अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास। तो हम लोग इस चैप्टर में हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. वी सॉ दैट our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is just such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, a cooking utensils, books, clothes, toy, water stone and many other objects. देखिए हम लोगों ने अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे कि फूड हो गया और क्लॉथ्स हो गया. अच्छा, फूड और क्लॉथ तो देखा है, लेकिन हमने उसमें बहुत सारी वैरायटी भी देखी है. जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स होते हैं, है ना. इसके अलावा हम लोग अपने सराउंडिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे चेयर हो गया, बुलक कार्ट हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, बुक्स हो गए. ठीक है, तो बहुत सारे हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं और इनकी यूजेज भी डिफरेंट होते हैं. All these objects have different shape, colors and uses. Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange and earthen pitchers. Suppose देखिए हमने क्या देखा है कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सारे डिफरेंट शेप की होती हैं. कुछ चीज़ें क्या होती हैं, राउंड शेप की होती हैं. जैसे हम लोगों ने बॉल वगैरह देखा है ना, वो कैसे होती है, राउंड शेप की होती है. एप्पल भी राउंड शेप होता है ना. डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं. यहाँ पे राउंड शेप के बारे में बताया गया है, ऐसे भी यहाँ पे बताया जा रहा है. मतलब कि आप लोग और भी चीज़ों को देखिए जो और उसको उसकी लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी चीज़ जो होती हैं वो किस शेप की होती हैं. We were looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in table. We might also find the some of those round shape objects we just listed out are those in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic bucket, lunch box, toys, water container, pipes and many such objects may find a place in this group. There are so many ways of group object. In the above example we have grouped about object on the basis of their shapes or the material they are made from. देखिए यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हम लोगों ने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे बकेट हो गया, लंच बॉक्स हो गया, टॉयज हो गया. ये डिफरेंट शेप के होते हैं, है ना. सब चीज़ें राउंड शेप नहीं होती, कुछ राउंड शेप होती है, कुछ चीज़ें लंबी होती हैं, है ना. कुछ चीज़ें क्या होती हैं, स्क्वायर शेप होती हैं. तो डिफरेंट शेप की चीज़ें होती हैं. तो आप लोग अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनको आप लोग देखिए और उनके डिफरेंट शेप को बताइए. फिर यहाँ पे एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है, इसको आप लोगों को खुद से पढ़ना है. फिर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ? Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3rd and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for tumbler is a glass, plastic, metal or other such material that will hold water. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आप लोगों ने टम्बलर के बारे में सोचा है, ऐसा सोचा है आप लोगों ने कभी भी कि टम्बलर वो जो होता है वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता? देखिए टम्बलर मतलब होता है ग्लास. तो आप लोगों ने कभी सोचा है इस चीज़ को कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बना होता है? देखिए यदि ग्लास कपड़े का बना होगा तो क्या होगा, उसका जो सारा वाटर है वो छन करके नीचे आ जाएगा. तो फिर वो ग्लास क्यों रह जाएगा? क्योंकि ग्लास का काम ही होता है कि पानी को होल्ड करके रखना. तो इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि हर चीज़ें जो बनी होती हैं वो इस हिसाब से बनाई जाती हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है. जैसे ग्लास का काम है वाटर को होल्ड करना, तो यदि हम लोग उसको क्लॉथ या फिर किसी और मटेरियल का बना देंगे तो उसमें पानी होल्ड नहीं हो पाएगा. इसलिए हम लोग ग्लास को किससे बनाते हैं, या तो प्लास्टिक का बनाते हैं या मेटल का बनाते हैं या फिर ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जो कि वाटर को होल्ड कर सके.
इसी तरह से आप लोगों को पेपर के बारे में भी, पेपर से बनी हुई चीज़ों के बारे में भी सोचना है कि जो कुकिंग वेसल्स होते हैं वो पेपर के यदि बन जाएंगे तो क्या होगा, है ना। कुकिंग वेसल्स यदि पेपर के बन जाएंगे तो क्या होंगे, वो जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए उसको गैस पे चढ़ाते हैं, तो हम लोग चढ़ाएंगे तो वो पहले ही जल जाएगा, तो हमारा जो खाना है वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। We see then that we choose a material to make an object depending on its property and the purpose for the which object is to be used। देखिए हर चीज़ जो होती है वो इस हिसाब से बनी होती है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हम लोग ऐसे ही किसी भी चीज़ को नहीं बना सकते। फिर हम लोग देखेंगे अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड लुक very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarity between iron, copper and aluminium that are not there in wood. देखिए किसी भी मटेरियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसका अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है कि वो हमें दिखता कैसा है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने वुड देखा होगा जो कि आयरन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है ना। आयरन को भी देखा होगा, वो अदर मेटल जैसे कॉपर और एल्युमिनियम से डिफरेंट दिखता है। तो मतलब जो सभी मटेरियल हैं जैसे वुड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी होती है। जैसे आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, वो तीनों में कहीं कुछ ना कुछ सेम है ना, जो कि वुड से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि ये तीनों क्या है, मेटल है और वुड हमारा मेटल नहीं है। तो मतलब इन तीनों को यदि हम तीनों की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो वुड से कुछ ना कुछ सेम होगी। फिर यहाँ पे एक्टिविटी थर्ड बताई गई है। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे डू you notice such a sign or luster in other material? Cut them anyway as you can. Repeat this in the class with as many material as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. देखिए आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें साइन होती है या फिर लस्टर होता है। लस्टर मतलब होता है चमक होना, है ना। तो किसी चीज़ों में क्या होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो चमकदार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चमकदार नहीं होते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कुछ मटेरियल आसानी से कट जाते हैं यदि हम उनको काटें तो, और कुछ मटेरियल को हम आसानी से नहीं काट पाते। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कहलाती हैं। Material that have such luster are usually metal. Iron, copper, aluminium and gold are example of metal. देखिए ऐसे मटेरियल जिनमें लस्टर होता है, चमक होता है, वो मेटल कहलाते हैं, है ना। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया और गोल्ड हो गया, ये सभी मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। और मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उनमें चमक पाई जाती है। सम मेटल ऑफन लॉस देयर साइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। देखिए कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो अपनी चमक को खो भी देते हैं, है ना, और वो डल हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे रिएक्ट करके उनकी जो चमक है वो डल हो जाती है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out the freshly cut surface of metal rod to see if they have luster. देखिए चमक कब होती है, जब हम लोग कोई नई चीज़ें लेके आते हैं, जैसे कोई नई हमने आयरन का सामान खरीदा है तो उसमें उस वक्त तो चमक होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी चमक ख़त्म हो जाती है जब वो पुरानी होने लगती है। मटेरियल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजली कंप्रेस्ड। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको हम अपने हाथ से प्रेस करते हैं, हाथ से उसको दबाते हैं तो वो आसानी से कंप्रेस हो जाती है, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो आसानी से नहीं दबते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू scratch with it. The surface of piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object, you can easily scratch some material while some cannot be
स्क्रैच्ड सो ईजिली। देखिए वही बता रहे हैं कि यदि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो आसानी से स्क्रैचेज हो जाते हैं, मतलब खिंच जाते हैं, है ना, कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल होते हैं जो आसानी से नहीं खिंचते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आप चौक का टुकड़ा लीजिए, कैंडल लीजिए, नेल लीजिए, है ना, और एल्युमिनियम लीजिए, कोई स्टोन का पीस लीजिए। तो इनको आप लोग देखिए ट्राई करके कि कौन सी चीज़ इसमें आसानी से खिंचती है, कंप्रेस होती है, या फिर कौन सी चीज़ नहीं होती है खिंचती। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। देखिए सॉफ्ट हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसा मटेरियल जो आसानी से कंप्रेस हो जाता है या स्क्रैच्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सॉफ्ट है। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। और यदि ऐसा मटेरियल जो कि आसानी से खिंचता नहीं है या फिर कंप्रेस नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन आर स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। देखिए जो कॉटन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि आसानी से हम उसको खींच सकते हैं। और वहीं यदि हम आयरन की बात करें तो हम उसको आसानी से नहीं खींच सकते, वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, you will notice that some substance have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. देखिए हम लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि कुछ चीज़ें आसानी से वाटर पे डिजॉल्व हो जाती हैं, है ना, मतलब उस पर घुल जाती हैं। तो हम ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं कि ये सोल्यूबल हैं, मतलब घुलने वाले हैं। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर for a long time. These substances are insoluble in water. और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं घुलते हैं पानी में, है ना, बहुत देर तक उसको घोलना पड़ता है, मतलब बहुत आसानी से नहीं घुलते, उनको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर। फिर यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, we notice that some liquid get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. देखिए कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि वाटर के साथ बहुत ईजिली मिक्स हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। Some gases are soluble in water whereas other are not. इसी तरह से कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो जाती हैं, घुल जाती हैं, और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि वाटर में नहीं घुल पाती हैं। यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। देखिए फॉर एग्जांपल जो है ऑक्सीजन गैस होती है वो वाटर पे डिजॉल्व हो जाती है ना, तो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, और उसी डिजॉल्व होने के कारण ही ऐसे एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। मतलब ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वाटर में डिजॉल्विंग हो गई, और ऐसे एनिमल या फिर प्लांट जो वाटर में रहते हैं उनको वो मिलती रहती है। फिर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब देखिए इसमें यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि वाटर में फ्लोट कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंक कर जाते हैं। फ्लोट मीन्स होता है डूबना, फ्लोट मीन्स होता है तैरना, और सिंक मीन्स होता है डूबना। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा, है ना, डेली लाइफ में भी कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि आसानी से वाटर में क्या होते हैं, फ्लोट कर जाते हैं, तैरते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर पे देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है लीव्स है ना, लकड़ी का टुकड़ा है, बॉल है, ये क्या हुआ है, पानी में तैर रहा है। लेकिन वहीं यदि जैसे की है, कोई सिक्के हैं, कॉइन वगैरह हैं, तो वो क्या हो रहा है, पानी में जाके नीचे डूब जा रहा है, सिंक कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जो वस्तुएं हल्की होती हैं तो वो वाटर में क्या होती हैं, तैरती रहती हैं, और जिनका वेट ज़्यादा होता है वो जाकर के सीधे वाटर में नीचे की ओर बैठ जाती हैं। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी। देखिए ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्या होता है। देखिए ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है आर पार दिखाई देना, ठीक है। ऐसा मटेरियल, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम लोग आसपास देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, है ना। दोज
those substance or material through which thing can be seen are called transparent। देखिए ऐसे मटेरियल जिन्हें हम आर पार देख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंट। ग्लास, water, air and some plastic are example of transparent material. Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container of glass or plastic so that buyer can easily सी दीज आइटम। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो बिस्किट वगैरह की शॉप होती हैं, स्वीट्स की शॉप होती हैं या कोई खाने वाली है ना, तो इसमें क्या करते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं वो अपने सामान को इस तरह से प्लास्टिक के बॉटल पे रखते हैं जिससे कि हमें सामान बाहर से ही दिख जाए कि इसमें चॉकलेट रखी है, कि इसमें बिस्किट रखी है या इसमें कुछ अदर आइटम रखा हुआ। तो इस तरह से यहाँ पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा हुआ है। On the other hand, some material through which you are not able to see these material are called ओपेक। अब देखिए यहाँ पे ओपेक भी बताया गया है। ओपेक क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं, है ना। मतलब जिससे आर पार एक भी नहीं देखा जा सकता है, कुछ भी विजिबल नहीं होता है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक्टिविटी 6 दी गई है जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग खुद से पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दी है ट्रांसलूसेंट। देखिए ट्रांसलूसेंट क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकिन हम लोग ईजिली नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। The material through which object can be seen but not clearly are known as translucent, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने मटेरियल की 3 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या, जिसमें हम लोग आर पार बिल्कुल भी देख सकते हैं, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ओपेक यानी क्या, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग ओपेक बोलेंगे। और ट्रांसलूसेंट यानी क्या, जिसमें हम लोग आर पार देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर presence of fat that was translucent too. Can you think of some example of translucent material? We can therefore group material as opaque, transparent and translucent. Paheli suggested covering the glass of a torch with your palm at dark place. Switch on the torch and observe the other side of palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent और translucent। देखिए यहाँ पे पहेली जो है वो बोल रही है कि यदि आप एक टॉर्च लीजिए और उसको अपनी हाथ से उसको ढक लीजिए तो क्या होगा, उसके हम लोग आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, है ना। तो पूछ रहे कि ये क्या कहलाएगा, वहाँ पे जो हमारा पाम होगा, पाम ऑफ योर हैंड होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, कौन सा मटेरियल कहलाएगा, ओपेक कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट कहलाएगा या फिर ट्रांसलूसेंट कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी मटेरियल की प्रॉपर्टी देखी, है ना, जैसे कि अपीयरेंस हो गया, हार्डनेस हो गया, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल हो गया, है ना। इसी तरह से फ्लोट और सिंक हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, ओपेक हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में जो कि हमारे सराउंडिंग में आसपास में पाए जाते हैं उनकी हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी को समझा इस चैप्टर के थ्रू। ओके, थैंक यू।